और अब बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में आग का तांडव। केमिकल की दुकान में लगी आग। सेक्टर 53 स्थित जिगोड़ गांव में लगी आग। एक युवक के झुलसने की सूचना है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां पर नजदीकी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने में दमकल विभाग पूरी तरीके से जुटा हुआ है। थाना 24 क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर आग लगी है और एक युवक के झुलसने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हालत स्थिर बताई जा रही है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है। केमिकल की दुकान में यह आग भड़क गई, जिसके बाद एक युवक के झुलसने की सूचना भी मिली और तुरंत दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। साइकिलिंग लग गई है। तत्काल कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले रुद्र प्रसाद दास नाम का व्यक्ति, उन्हीं की ये दुकान थी, उम्र लगभग 45 वर्ष, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उनको माइनर इंजरी हुई है। और जो हमारी है उसके बाद गाड़ी पहुंची है, हमने तत्काल फायर फाइटिंग की है। और आप पीछे देख सकते हैं, छोटी सी दुकान थे, उसी में आग लगी थी और ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और आग को बुझा दिया। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में शूटआउट के दौरान घायल पुलिस के दूसरे गनर राघवेंद्र सिंह की पीजीआई में मौत हो गई। आपको बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बुधवार शाम करीब 5:45 बजे सिपाही राघवेंद्र की इलाज के दौरान दुखद मृत्यु हो गई। उमेशपाल को बचाने में एक सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो दूसरे सिपाही का लखनऊ के अस्पताल में इलाज जारी था। लेकिन आज पीजीआई निदेशक आर.के. धीमान ने सिपाही की मौत की पुष्टि कर दी है। सिपाही राघवेंद्र सिंह की मां ने गुहार लगाई है कि उसके बेटे के हत्यारों को भी ऐसे ही मारा जाए। मंत्री योगी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसने मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से। हाँ, कि हमारे दुख को समझो तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। उसे ऑन स्पॉट न मारा जाए, उसे काट काट कर उनके बच्चों को काटा जाए, तब हमको तसल्ली मिलेगी। मैनपुरी में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है। लड़की ने कहा कि उसने अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है। साथ ही बताया है कि दोनों के बीच इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया। बता दें कि आगरा के मुस्लिम परिवार में जन्मी नरगिस की मां का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। उसके बाद वो अपने पिता के साथ ही रह रही थी। पिता से परेशान होने के कारण उसको मुस्लिम धर्म से नफरत हो गई और उसने तय किया कि वह किसी हिंदू लड़के से ही शादी करेगी, जिसके चलते नरगिस शादी कर अब निक्की बन चुकी है। हाँ, परेशान थी मैं। मुझे मेरे घर पे कांटा मारा जाता, निकाला जाता था। मेरे पापा मुझे मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, इसीलिए मैं आई। और मुझे हिंदू धर्म में अपनाना था, इसीलिए वो उसके विरोध थे। वो चाहते नहीं थे कि हिंदू धर्म अपनाए, इसीलिए वो जबरदस्ती वगैरह करते थे। तो पापा इस शादी का विरोध करते थे आप? हाँ, करते थे। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई के रहने वाले जसवंत शाह ने गौरी खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
शाह ने आरोप लगाया है कि जिस कंपनी की गौरी ब्रांड एम्बेसडर हैं, वह कंपनी 86 लाख रुपए लेने के बावजूद फ्लैट का कब्जा देने में विफल रही है। इस मामले में गौरी खान और कंपनी को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गौरी खान के यूपी पुलिस के चंगुल में फंसने की भी चर्चा अब तेज हो गई है। अब खबर कन्नौज से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। तेज रफ्तार टैंकर अचानक ब्रेक मारने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची यूपीडी की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। क्रेन बुलाकर टैंकर को सीधा कराने की कवायद शुरू की गई। इंडियन ऑयल का टैंकर दादरी के प्लांट से एलपीजी लेकर लखनऊ जा रहा था। जानकारी के मुताबिक रोड ब्लॉक होने से करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के मतौली गांव के पास यह हादसा हुआ है। शहर के नामचीन अस्पताल पर टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप लगा है। 1,20,000 का एग्रीमेंट होने के बाद अस्पताल के संचालक द्वारा 6,50,000 की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक 2022 से टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम पर इलाज शुरू किया गया। 1,20,000 जमा भी करवा दिए गए थे, लेकिन आए दिन डॉक्टर ने इलाज के नाम पर पैसे ऐंठने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पीड़ित से 6,50,000 जमा करवा लिए गए। उसके गर्भ में 2 महीने का बच्चा होने के बाद फिर 50,000 की डिमांड की गई। वहीं जब पीड़ित द्वारा पैसे नहीं होने की बात की गई तो उसे कुछ गोलियां खाने को दी गई, जिससे पीड़िता का गर्भ गिर गया। जब पीड़िता के पति ने सवाल किया, डॉक्टर ने उसे कमरे में बंद करके धमकाया। अस्पताल के बारे में कुछ भी कहने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई। पीड़ित ने न्याय की गुहार एसएसपी बरेली एवं पोर्टल के माध्यम से सरकार से की है। वहीं इस मामले में अस्पताल संचालक का कहना है कि रसीद सामने लाई जाए, जबकि पीड़िता के पास 3 लाख से ज्यादा के बिल हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएमओ बरेली का कहना है कि अभी उनके पास शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। कोई मेरे खिलाफ शिकायत एसएसपी महोदय के यहाँ दी गई है, तो उनका कहना है यह है कि मेरा गर्भ डॉक्टर द्वारा खराब कर दिया गया। पहला आरोप उनका यह है कि मुझसे 6.5 लाख रुपया लिया गया इलाज के दौरान, और फिर उसमें कुछ ऐसी दवाइयां लिखी गई जिससे मेरा गर्भ का खराबी हो गया, गर्भ मेरा बेकार हो गया। तो मेरा इस प्रकरण में यह कहना है कि उन्होंने जो पुलिस के यहाँ शिकायत की है उसमें पुलिस एसएसपी महोदय द्वारा जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन गर्भ। आईवीएफ के लिए डॉक्टर कविता शर्मा अर्थ नंबर 4 सिटी स्टेशन के सामने अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया था, जिसमें मुझसे जो एग्रीमेंट हुआ था, पैसे तय हुए थे 1,10,000 रुपए प्लस 10,000 रुपए की जांच, टोटल 1,20,000 रुपए जो कि मैंने जमा करवा दिए। उसके बाद में डॉक्टर द्वारा मुझसे अवैध तरीके से करीब 6.5 लाख रुपए लिए गए और बेबी ट्रांसफर करने के बाद में फाइल जो थी पैसों की बिल सारी उन्होंने अपने पास जब्त कर ली। एग्रीमेंट वगैरह सब जो है आईवीएफ से संबंधित है और इसमें शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ करी, कॉपी हमको भी की है और इसकी हम जैसे ही हमको शिकायत की कॉपी मिल जाएगी तुरंत इसकी जांच कराएंगे और इसमें क्या तथ्य इसके और जानकारी हासिल करके फिर उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक युवक ने कई सालों से चल रहे जमीनी विवाद के चलते पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि मृतक युवक ने अपने सुसाइड नोट में शशि कपूर, अनिल कपूर और शैलेंद्र कपूर नाम के 3 युवकों पर उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद सुसाइड नोट में मृतक की अंतिम इच्छा के अनुसार उसी विवादित जमीन में मृतक को दफना दिया गया। मामले को लेकर सीओ पट्टी दिलीप सिंह ने बताया है कि 4 लोगों पर जमीनी विवाद में अनवरत प्रताड़ित करने के आरोप के तहत कार्रवाई की जा रही है। जनपद
प्रतापगढ़ में बीती रात थाना आसपुर देवसरा के अंतर्गत आने वाले गांव देवरखा में आत्महत्या से संबंधित एक घटना घटित हुई। घटनाक्रम में सचिन उपाध्याय उर्फ मोहित पुत्र जगदीश उपाध्याय अपने कमरे में पंखे के हुक में एक गमछे से लटककर आत्महत्या कर लिए। सूचना पर मौके पर पुलिस दल जाकर आवश्यक कार्रवाई किया। कमरे में सचिन द्वारा एक सुसाइड नोट लिख के रखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने पड़ोस के शशि कपूर उपाध्याय, अनिल कपूर उपाध्याय, शैलेंद्र उपाध्याय एवं विनोद कपूर उपाध्याय के ऊपर जमीन संबंधी विवाद को लेकर अनवरत प्रताड़ित किए जाने की बात अंकित किया है। लखनऊ के मौजम नगर के निवासियों को खराब सड़क की वजह से दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि यहां सरताजगंज रोड की हालत बहुत ही खस्ता हो रही है। यहां 20 साल से कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। राहगीरों को चलने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। मामले पर दुकानदारों का कहना है कि इस खराब रोड के चक्कर में कस्टमरों को यहां आना कम हो गया है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से राहगीर रोड पर गिर तक जाते हैं और पार्षद हैं कि सिर्फ आश्वासन देकर यहां से चले जाते हैं। यहाँ इतने साल से रहते हुए बहुत एक जमाना हो गया, रोड नहीं बना, यहाँ कोई भी सवारी आने को तैयार नहीं है और दुकानदार इतना परेशान है, ग्राहक भी रुकता नहीं है और रोड की बड़ी प्रॉब्लम है। रोड कम से कम काफी साल से जो है बनी नहीं, कम से कम जो है ये 10 साल से हो गया तो अभी तक बनी नहीं। देखिए ये लखनऊ की जो है मतलब राजधानी है, ये राजधानी की जो है ये आपका कौन सा वार्ड लगता है? ये मौजम नगर वार्ड लगता है, अंबरगंज चौकी। कई बार कई बार शिकायत करने के बावजूद भी आज तक कभी यहाँ रोड समस्या कितने साल से है? अरे करीब 8-10 सालों से ऐसे ही है, लेकिन अभी तक का कुछ कोई समाधान होता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। पूरा अभी पानी गिरेगा, आप देखिए यहाँ पे चलने की जगह तक नहीं रहेगी। परेशानी यही है सबसे ज्यादा, गड्ढा और उससे गिर जाए, पैर में टूट जाए, सब यही परेशानियां है। क्या परेशानियां है? आप लोगों ने क्या पार्षद या विधायक से कहा कि रोड बनाने के लिए? तो ये जब आते हैं वोट लेने तो कहते हैं, वोट लेने आते हैं तो कहते हैं। ये रोड में इतना है कि यहाँ पे माँ बहनें हमारी निकलती हैं तो कहीं रखता पलटा जा रहा है, कोई कह रहा है, कोई भी सवारी यहाँ पे आने को राजी नहीं होती, कोई भी रिक्शे वाला राजी नहीं होता यहाँ पे। और जितने दुकानदार है बेचारे, यहाँ पे गाड़ी जरा सी भी हो जाती है तो यहाँ पे मिनटों में पानी भर जाता है रोड के ऊपर। कस्टमर आता नहीं है यहाँ पे, तो कहता है कि कीचड़ में हम जाएंगे, हमारे कपड़े खुद खराब हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से ये बात बताना चाहता हूँ कि लखनऊ के अंदर जो अभी ग्लोबल सेमेस्टर समिति जो चलाई गई है, तो क्या वो सिर्फ हजरतगंज गोमती नगर जैसे इलाकों के लिए या पुराने लखनऊ के लिए ही है? अरे ये एक हम नहीं गए हैं, ये पूरा वार्ड अंबरगंज जाता है। ये कितने सालों से समस्या चली आ रही है? ये तो मुझे लगता है कि 10 सालों से 15 सालों से। बजट आता है तो आम जनता को बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि कुछ शायद राहत इस बार बजट में मिल जाए, महंगाई से कुछ राहत हो। लेकिन आम जनता की ये उम्मीद इस बार भी पूरी नहीं हो पाई है और एक बार फिर जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था, जिसमें केंद्र सरकार ने लोगों के लिए राहत का बजट बताया, साथ ही बजट की खूब प्रशंसा भी की। लेकिन चंद दिन बाद ही केंद्र सरकार ने रसोई गैस और कमर्शियल गैस के दाम बढ़ा दिए, जिससे आम जनता को तगड़ा झटका लगा है। क्योंकि होली का त्यौहार भी नजदीक है, वहीं एक बार फिर अचानक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 350 रुपए बढ़ने से विपक्ष के पास सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है और सपा व कांग्रेस ने इसे जनता के साथ छलावा बताया है। साथ ही केंद्र सरकार को पूंजीपतियों की सरकार बता दिया है। ये होली का जो तोहफा देश की जनता को दिया है, गैस सिलेंडर में, घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए के दाम बढ़ा दिए हैं और कमर्शियल गैस में 350 रुपए दाम बढ़ाए हैं। तो अभी जो बजट आया था 1 फरवरी में, उसको इन बातों का जिक्र वहां पर ये नहीं किया गया और सरकार ने इस तरह की कई ये बाजीगरी कर रही है। जीडीपी के जैसे आंकड़े कल आए थे
तो जीडीपी के आंकड़ों को भी ये परंपरा रही है कि ये बजट के पहले ये आंकड़े आते थे, तो उसको भी सरकार ने आगे बढ़ा दिया कि बजट के बाद वो कल आंकड़े आए हैं। कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है और इनकी सरकार की खुशी अडानी और अंबानी में खुशी में छिपी हुई है। इन्हें आम आदमी से कोई मतलब नहीं। 2014 के पहले 500 के नीचे सिलेंडर था, आज क्या स्थिति बना दी। और पहले यही मोदी जी, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके बैठ जाती थीं और महंगाई का रोना रोती थीं। आज इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये पूंजीपति के संरक्षण में पड़ने वाली सरकार है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। बांदा जेल में आधी रात को डीएम बांदा और एसपी अभिनंदन भारी पुलिस बल के साथ जेल में छापेमारी करने पहुंचे, जिससे पूरे जेल में हड़कंप मच गया। बांदा की इसी जेल में पूर्वांचल का डॉन माफिया मुख्तार अंसारी भी बंद है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय तक बांदा जेल में छापेमारी की गई और पुलिस ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मुख्तार की खासकर बैरक में सघन चेकिंग की है। फिलहाल पुलिस को कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। सूत्रों की माने तो अभी 2 दिनों पहले माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी और अब्बास को मदद पहुंचाने वाले एक व्यक्ति को एसटीएफ ने बांदा से गिरफ्तार किया था और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई थी। आज जनपद बांदा के कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और इसमें पूरी बैरकों का डिटेल में हम लोगों ने इसको चेकिंग की है। इसके अलावा जो मिलाई की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर जो बिजली की क्या व्यवस्था है, सीसीटीवी वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बैकअप क्या है उनका, इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में हम लोगों ने इंस्पेक्ट किया है और किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक चीज़ सामने नहीं आई है। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा ने राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के तहत भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि पूरी दुनिया से कुल 64 बच्चों को चयनित किया गया है, जिसमें भारत के 3 बच्चों को चयनित किया गया है। दरअसल वाणी की उम्र महज अभी 16 साल की है और इस छोटी सी उम्र में कई बड़ी उपलब्धियां वाणी ने अपने नाम दर्ज करवा ली हैं। इससे पहले भी हार्वर्ड सर स्कूल में वाणी अपनी भागीदारी दे चुकी है। सिंसियर रही हैं और न सिर्फ पढ़ाई बल्कि वाणी ने ऑलमोस्ट हर एक्स्ट्रा करिकुलर में बिल्कुल एक लीडर की तरह पार्टिसिपेट किया है। तो इससे मतलब जैसे मैंने देखा, शायद आज के युग में सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो कुछ बच्चों को अलग करती है वो है उनकी सिंसियरिटी, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि वाणी बहुत सिंसियर है। जी, तो लगता है कि अभी वाणी और भी इससे आगे कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी जिस तरीके से? जी बिल्कुल, ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है, जिसमें बल्कि मैं कहूंगी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू वाणी ये बता सकती है कि वो किस तरीके से न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरे प्लैनेट के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सके। जब भी मैं छोटी थी तब से ही एनवायरनमेंट को लेकर मैं बहुत ही कॉन्शियस थी। मैंने देखती थी कि जैसे मैं अपनी स्कूल बस से जब जाया करती थी तो एक प्लास्टिक का गार्बेज हीप था, और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई वो हीप भी बड़ा हुआ। तो ये इस चीज ने मेरे पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला और मुझे ये लगा कि इसको ठीक करने के लिए मैं अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकती हूँ। तो बचपन में ही जब छोटी थी तो ड्राइव्स किया करती थी, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया करती थी, पर इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू इसी बात को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद को लेकर दबंग परिवारों ने विधवा महिला के साथ जमकर मारपीट की है। विधवा महिला की दोनों बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास भी किया गया। महिला ने दबंगों पर बेटियों से छेड़छाड़ व सरिया से मारपीट कर सोने चांदी के जेवरात लूटने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के नहारैया
मौदा गांव का यह पूरा मामला है। मेरे जेठ मियाँ कल हम मैके से आए थे, यहाँ रतनपुर से गए थे शाम 4 बजे। अब मेरी बेटी ने पकड़ के यहाँ ले जाए रहो तो कमरा में यहाँ जेठ को लड़का जाकर तो गलत काम करें, अब पिस्टल धरी जाए, अब मर गए अकेले जाके जान से मार दी। तब मेरी बेटी यहाँ चिल्लाने लगी तो हम तुरंत ही गेट के पास तुरंत ही हमें पकड़ लो, लगिया से यहाँ मारने लगो और डंडन से मारो, लातन। क्यों मारा? जय कई हिस्सा ना दिए। अब आपको ले चलते हैं विधान परिषद, जहां सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। यहां पर विधान परिषद में सीएम योगी ने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपना संबोधन यहां पर दिया है। विधान परिषद में आज सीएम योगी ने अपना संबोधन दिया है। इससे पहले और यहां पर सीएम योगी ने विधान परिषद में अपना संबोधन दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। 2016-17 का प्रदेश का बजट था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का। और 6 वर्ष के बाद जब हम लोग 25 करोड़ जनमानस की भावनाओं के अनुरूप बजट सदन में प्रस्तुत किए, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत किया था। 2023-24 का बजट इस उच्च सदन में मेरे सहयोगी और इस सदन के नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने जब प्रस्तुत किया होता, ये बजट 6 वर्ष में दोगुने से अधिक बढ़ा है। 7 लाख करोड़ तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विस्तार को बताता है। इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और हर वर्ष के अगर हम बजट को देखेंगे तो निश्चित थीम के साथ आगे बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास था। वही इस सरकार की सफलता का भी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनभावनाओं को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को उसके साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की परंपरा का अभियान है। और यही परिणाम है कि हर एक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश बड़ौदा दिखाई देगा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बाद यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। किसान परिवार का आत्महत्या कर रहा था, गरीब भूखमरी का शिकार था, भूख से मौतें होती थी, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, संगठित अपराध में लिप्त मामलों की पैदल सरकार चलती थी, पैदल सत्ता चलती थी। हर प्रकार का मामला प्रदेश के अंदर हावी हो गया था। कहीं संगठित अपराध को संचालित करने वाला माफिया था, कहीं भू माफिया था, कहीं खनन माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे। हर प्रकार के माफिया प्रदेश में के अंदर पनप रहे थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ और नौजवान के सामने 17 के पहले जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है।
प्रदेश का मानवा कह सकता है कि मैं भारत की हृदयस्थल उत्तर प्रदेश से हूं। मेरी शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से परिवर्तन करके दिखाया है और परिवर्तन आज सर्वत्र, हर पक्ष में, हर स्तर पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर जनपद में वो देखने को मिल रहा है। और उसकी झलक अभी पिछले दिनों प्रदेश के अंदर विगत माह में कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से भी देखने को मिला। बहुत 10-11 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, पहले उत्तर प्रदेश के लिए इन्वेस्टर समिट होते थे कहां? उत्तर प्रदेश के बाहर, दिल्ली या मुंबई में, लखनऊ में नहीं होते थे। इन्वेस्टर समिट यूपी के लिए, लेकिन उसका वेन्यू होता था, उसका स्थल होता था यूपी के बाहर। पूछा जाता था कि आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कहता था यूपी में कौन है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। धन्यवाद।